नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह। 2026 चल रहा है, 2027 आने वाला है। अब ये 2026 और 27 तमाम पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिनमें सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उसमें चुनाव होने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पार्टियां भी लगातार अपनी कोशिशें कर रही हैं, क्योंकि 2026 जो है उसमें तैयारी का मौका है। 2027 में चुनाव होने हैं, तो आप समझिए कि तमाम वोट बैंक को साधने की राजनीति चल रही है। अब हम आज बात करेंगे अपने कार्यक्रम में दलित वोट से जुड़ी हुई। अब दलित वोट को साधने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है, वो भी आपको समझाते तमाम पार्टियों की तरफ से। यहां पर हम बात कर रहे हैं संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर। इस बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कलश यात्रा उनकी जन्मस्थली वाराणसी से निकालने जा रही है बीजेपी। और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे पंकज चौधरी, और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे नितिन नवीन। तो यहां पर पहुंचेंगे और 131 कलश में संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मस्थली की मिट्टी भरी जाएगी और तमाम राज्यों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इस कलश यात्रा के माध्यम से किस तरीके से वोट बैंक, जो दलितों का वोट बैंक है, उसे साधने की कोशिश की जा रही है, अपनी ओर करने की कोशिश की जा रही है। और इस पर ज्यादा डिस्कशन के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो हमने बात की कि किस तरीके से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वें प्रकाश पर्व के मौके पर उनके जन्मस्थली जो गुरु पूर्णिमा के दिन वहां पर एक कलश यात्रा शुरू की जाने वाली है। तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता वहां पर इकट्ठे होने वाले हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें संत रविदास जी का प्रभाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बल्कि पंजाब में भी है और हरियाणा में भी देखा जाता है। तो उत्तरी भारत और तमाम जगहों पर जो है उनके बहुत से अनुयायी हैं, बहुत से उनको मानने वाले हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करने वाले हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 दशक में जो दलित प्रतीक रहे हैं, दलित आइकॉन्स रहे हैं, उनके पुनः स्मरण और सम्मान की एक सुनियोजित रणनीति के तहत कार्य किया है। और यही वजह है संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, महाराजा सुहेलदेव, राजा पासी, तमाम ऐसे जो दलित आइकॉन्स हैं, दलित प्रतीक हैं, उनके प्रति अनेक राजनीतिक कार्यक्रम जो है संचालित किए गए और उनको एक विशेष राजनीतिक विमर्श में उनको प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया। और इन सारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको सम्मान देने की कोशिश की। और इसका उद्देश्य था किस प्रकार से उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाए, किस प्रकार से उनको भारतीय जनता पार्टी की जो एक सब अल्टर्न हिंदुत्व की राजनीति है उसके तहत उनको उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जाए। और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014, 17 और 2022 में भी हुआ। और इसी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर ये कोशिश कर रही है। एक झटका उनको 2024 में लगा और उनको लगा कि जो गैर जाटो दलित था वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से खिसकता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलितों की संख्या है। और वहीं जैसा आपने पंजाब की चर्चा की, पंजाब में तो पूरे देश में सबसे अधिक दलित समुदाय की आबादी है, वो 32% के करीब है। और जिसमें जो रविदासिया समुदाय है उनकी प्रमुखता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पूरे राष्ट्रव्यापी यात्रा निकालना 650वें जो है जयंती पर, ये एक बहुत ही सोची समझी एक आप कहें कि राजनीतिक रणनीति अपनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे वो अपने बैनर तले दलित समुदाय को लामबंद कर सके।
जी, ये भी थोड़ा समझना चाहती हूँ कि कलश यात्रा जो है ये पूरे तमाम राज्यों में निकाली जाएगी, और क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसका प्रभाव कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, कितना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बात करते हैं और बाकी जगह भी अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसका प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से करीब 84 सीटें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, जो सुरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, खासकर दलित समुदाय के लिए। तो ऐसे में अब जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने रणनीति के तहत दलितों को, अल्प पिछड़ों को जो है अपने चुनावी कार्यक्रम में शामिल करना, उनके जो दलित प्रतीक थे उनको एप्रोप्रिएट करना, समाजवादी पार्टी ने जो है वो तमाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर और उनकी पुण्यतिथि पर तमाम जो है राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया, और ये उसका उनको लाभ भी मिला। तो ये प्रमुख वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक वो फिर से जो खासकर जो गैर जाटो दलित हैं उनके बीच अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो यात्रा है राष्ट्रव्यापी है, और इसमें मुझे लगता है पंजाब में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, क्योंकि पूरा जो द्वाबा क्षेत्र है पंजाब का, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, वो पूरा इलाका जो है, जो वो रविदासियों, जो रविदासी समुदाय है, उनकी वहां पे प्रमुखता है। तो ऐसे में पंजाब में जब संगठनात्मक रूप से अगर आप देखें तो एक बड़ी चुनौती अपने उसके विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, और वहां पे इन जो दलित समुदाय है उसके वोट के लिए जहां आम आदमी पार्टी, वहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि उसको अपने पक्ष में लाए जी। और वहां पे भी 117 सीटों में करीब 92 सीट्स, 92 जो विधानसभा सीट्स हैं, वो जो है अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित है। तो अभी जो चर्चा है भारतीय जनता पार्टी, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तमाम जो है जो सामान्य सीटें हैं उनमें भी दलित और अति पिछड़ा वर्ग को सीटें देने के बारे में सोच रही है। जी, मैं इसी पर आ रही थी कि बाकी पार्टियों की अगर बात करें, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पर चल रही है कि किस तरीके से जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, इनको साथ में लेके चला जाए? दूसरी तरफ जो हम कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसने मतलब दलितों के लिए ही कहा जाता है कि राजनीति शुरू की थी और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक उनको मिला था, मायावती ने सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन अब आप कहां देखते हैं कि एक तरफ मायावती क्या इस बार 2027 में चैलेंज दे पाएंगी किसी तरह का? क्या इस बार दलित वोट बैंक उनकी तरफ आ पाएगा? हालांकि लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें कि बहुजन समाजवादी पार्टी इतनी एक्टिव दिख नहीं रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो एक्सपेरिमेंट पर है। पहले MY फैक्टर ले आए, अब वो PDA फैक्टर लेकर आए, फिर अब उन्होंने देखा कि भाई PDA पे काम हो गया है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठाकुर और ब्राह्मणों को जो है वो साथ में लिया जाए। तो इस तरह की राजनीतिक एक्सपेरिमेंट समाजवादी पार्टी कर रही है। इसका फायदा होगा या नहीं होगा? बीजेपी को कितना इसका फर्क पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, जो अगर आप मायावती की और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करती हैं, तो मायावती खुद जो जाटो समुदाय से, दलितों में जो जाटो समुदाय है जिसकी प्रमुखता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उनसे आते, और वो उनका कोर वोट बैंक है। लेकिन जो काशीराम का मूवमेंट था, जो DS4 से शुरू हुआ, वो एक आप कहें कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति में एक अभूतपूर्व बदलाव लाने की कोशिश थी, और उनको पूरे दलित समुदाय को राजनीति की मुख्य धारा में लाना था। और उनका नारा था कि आपको जो सत्ता की बागडोर संभालनी होगी, सत्ता पे कब्जा करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि पूरे समुदाय का वो जो है का उत्थान हो सके। तो ऐसे में मायावती का निष्क्रिय होना, और आप देखिए कि पिछले
जो विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ एक जो है एमएलए है। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस समय बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में। तो ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी या जो अन्य विपक्षी दल हैं, उनके लिए ये चुनौती है कि जो दलित समुदाय है, जो दलित वोट बैंक है, वो कहां जाएगा। अगर मायावती निष्क्रिय रहती हैं, मायावती पूरी तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स में, वो पूरे ग्राउंड पे हिट नहीं करती हैं, वो एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की कोशिश नहीं करती हैं, जगह जगह रैलियां नहीं करती हैं, संवाद नहीं करती हैं, तो वो वोट बैंक कहां जाएगा। और ये बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी को लगता है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये का एक जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया उसका जो फायदा हुआ, और एक आप ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में एक सिग्निफिकेंट जो है नंबर्स में दलित समुदाय इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया। और यही दलित समुदाय जो है उसके पहले 2022 की बात करें, 2017 की बात करें, 2019 की बात करें या 2014 की बात करें, तो पूरी तरीके से कहीं न कहीं जो एक सब अल्टर्न हिंदुत्व के नैरेटिव के तहत, या जो विकास का नैरेटिव था, जो लाभार्थी वर्ग का नैरेटिव था, उसके तहत वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा था। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि अब जो एक दलित युवा है वो क्या मायावती या आकाश आनंद पे विश्वास करेगा, या वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो चंद्रशेखर आजाद की जो है भीम आर्मी है उन पे विश्वास करेगा, या वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आएगा। क्योंकि 2019 का चुनाव था वो बहुत ही दिलचस्प था कि बुआ बबुआ की जोड़ी बनाई गई, मतलब सपा और बसपा ने गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद भी उनको बड़ी विफलता हाथ लगी, पराजय हाथ लगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि जो दोनों का जो आप कहें कि सामाजिक गठबंधन था वो जमीनी स्तर पे उतरता हुआ नहीं मिला। क्योंकि आज अगर आप स्थानीय स्तर पे देखें तो आज जो दलित समुदाय है उसके, खासकर समाजवादी पार्टी के शासनकाल के बाद उसके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या जो है वो ओबीसीज की रही है, खासकर यादवों की रही है, या अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाए तो जाट्स की रही। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए भी। क्योंकि आज अगर हम देखें, अब सिर्फ 6 महीने उत्तर प्रदेश में चुनाव के हैं, तो ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है जो दलित समुदाय के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। उनको संविधान द्वारा जारी की गई, दी गई जो है एक आरक्षण की जो सुविधा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो इन सब दलित आइकॉन्स को, इनका जो प्रतीकात्मक समावेशन करके, जो आइकॉन्स का एप्रोप्रिएशन करके वापस जो है दलित समुदाय को अपने पक्ष में ला सकते हैं। क्योंकि तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ पूरे युवा को, दलित युवा को मिल रहा है जी। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उनको ये समझा पाने में सफल रही कि नहीं, उनके हितों को हम संरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत ही आसान होगा। लेकिन ये चुनौती पंजाब में बड़ी है, क्योंकि वहां 2 प्रमुख दल हैं, कांग्रेस जिसका एक लंबा इतिहास रहा है पंजाब में शासन का, और आम आदमी पार्टी जिनके पास ये दलित वोट बैंक है। उनसे वापस छीनना और अपने संगठन का विस्तार करना एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी। दलित वोटर्स में क्या भीम आर्मी को लेकर कोई कॉन्फिडेंस है? दलित वोट बैंक की राजनीति में भीम आर्मी कहां पर स्टैंड करती है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर मायावती की निष्क्रियता के बाद
और उसके अलावा जिस प्रकार से मायावती के परिवार में चाहे आकाश आनंद हो, चाहे तमाम जो है जो विवाद हुए, आकाश आनंद को पहले जो है उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर हटाया गया, और ये तमाम विवादों से आज आप ये कह सकते हैं कि दलित युवा जो है वो एक विकल्प की तलाश में है। और ये विकल्प भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को साबित किया है, अगर हम 2024 की बात ना करें तो। और जो जहां तक चंद्रशेखर आजाद का प्रश्न है, आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रश्न है, जो इसको भीम आर्मी कहते हैं, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी चरण सिंह ने की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या अजीत सिंह ने की थी, कि मुसलमान और दलित को अपने पक्ष लाने, अपने एक साथ एक मंच पे लाने की। और वो ये कर पाने में अभी तक तो सफल नहीं हुए, क्योंकि उनसे तमाम व्यक्तिगत विवाद जो है उनको लेकर उनसे जुड़े रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को, जो विपक्षी दल है, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आज का जो दलित युवा है, जिसमें एक संख्या एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो पूरी तरीके से अशिक्षित नहीं है, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास डिग्री है, जो रोजगार की खोज में है, तो उनके बारे में जो एक नए सपने देखता है, जिसकी नई आकांक्षाएं हैं, उनके लिए वो क्या कर सकते हैं जी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये कहें कि जो लोक कल्याणकारी नीतियां रही, उनका बहुत ही प्रभावी ढंग से, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो इस बड़े वर्ग में जो पहुंचाने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल रहे, जो भ्रष्टाचार रोका गया, जो डुप्लीकेशन को रोका गया आधार की मदद से, तो मुझे लगता है वो इस युवा आबादी को, दलित युवा आबादी को समझा पाने में सफल रही। और ऊपर से निश्चित रूप से एक बड़ा ग्रैंड नैरेटिव था हिंदुत्व का, और उसके साथ ही स्थानीय स्तर पे जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो दलित आइकॉन्स हैं, जो आइकॉन्स का एप्रोप्रिएशन करके, उनका एक प्रतीकात्मक रूप से समावेशन करके कि हम इनको भी मानते हैं, मतलब उनको जो एक बृहद हिंदुत्व की अवधारणा थी, उसको सब अल्टर हिंदुत्व के अवधारणा के साथ उन सबको उसमें जोड़ने की कोशिश, तो और इसमें सफल रही भारतीय जनता पार्टी जी। 2024 को एक एबरेशन मान ले तो, क्योंकि वहां पे इस पूरे आप कहें कि चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, उनके अस्तित्व का प्रश्न आ गया था, क्योंकि उनको एक और बड़ा जो है, आप कहें कि जो आरक्षण का मुद्दा था, वो एक बड़ा मुद्दा था, संविधान बदल देंगे से भी बड़ा मुद्दा था जी। तो उनको लगता था कि अगर ये 400 सीटें या इतनी बड़ी संख्या में आ गए तो ये संविधान के साथ, संविधान इसलिए बदलेंगे क्योंकि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और तमाम बड़े जो बीजेपी के नेता रहे, उनके जो बयान आए, तो ये सारी बातें थी उस समय। लेकिन मुझे लगता है कि आज दलित जो आइकॉन्स हैं, जो दलित प्रतीक है, उनके प्रति सम्मान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को वो जो युवा वर्ग है दलित का, जो शिक्षित वर्ग है दलित का, जो शिक्षित युवा है, उनको किस प्रकार से अपने पाले में लाना है, इसको लेके उनको रणनीति बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 21% जो हिस्सेदारी है दलितों की है, और मतलब आबादी के हिसाब से तकरीबन 4 करोड़ है। आपको क्या लगता है, मतलब जर्नलिस्ट के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, इस वक्त की अगर बात करें 2026 की, तो उत्तर प्रदेश में दलितों का मूड क्या है? वोटर के तौर पर क्या सोचता है दलित पर? थोड़ा सा अगर आप समझा पाए तो। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से थोड़ा बहुत अगर आप कहें तो नाराजगी है, और सिर्फ दलित में नहीं है, एक युवा वर्ग में है। और उसके अलावा अगर आप 2024 को मैं एबरेशन मानता हूं, जैसा मैंने अभी कहा, वो एक रूल नहीं है। और कोशिश लगातार जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के द्वारा ये कोशिश की जा रही, उस तरीके का कोई नैरेटिव मिले
जो पहले राम मंदिर विवाद, जो चंदा विवाद से शुरू हुआ, और अब जो है चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, जैसा मैंने आपके शो में हमने चर्चा की थी पूजा जी, कि जो इंडिया गठबंधन से अगर कांग्रेस के अलावा कोई नेता पहुंचा तो उसमें प्रमुख जो नेता पहुंचा वो अखिलेश यादव। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दोनों को एक वही आरक्षण बदल देंगे जैसे नरेटिव की लालसा है। तो लेकिन वो ये कर पाने में, समझा पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक सशक्त सक्षम नेतृत्व है, और सबसे बड़ी बात कि जो तमाम संविधान द्वारा दी गई या जो सरकार शासन द्वारा दी गई जो लाभ हैं, जो योजनाएं हैं, उसको इस समुदाय के बीच में बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है। तो अभी फिलहाल कोई ऐसी उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं दिखाई देती है जिससे दलित और खासकर जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी से फिर से छिटके, क्योंकि वापस उसी बात पे मैं आता हूं कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, एक जो फोकस्ड, जो आप कहें कि कोई रणनीति या जो है कोई नीति सपा, कांग्रेस या भीम आदमी ने दलित युवाओं के लिए, दलित समुदाय के लिए नहीं अभी तक दिया है। आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी एक जो है कंफर्टेबल आप कहें कि स्थिति में है। चलिए देखना होगा कितने दिन तक ये राजनीति चलती है, क्योंकि अगर राजनीति की बात करें तो दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति हमेशा हर राज्य में किसी ना किसी रूप में रही है, और दलित वोट बैंक कई राज्यों के अंदर कई सीटों के ऊपर निर्णायक होता है। सेम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 4 करोड़ की जनता जो है वो दलित वोटर है, और देखना होगा कि किसके पाले में जाती है और किसकी लॉटरी लगती है। फिलहाल प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे डिस्कशन के लिए।